दोस्तों आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12वीं इतिहास सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 में तक के सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही जो अथवा साइज जो हमारे प्रश्न दिए रहते हैं उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, साथ ही के क्वेश्चन को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। ओके, तो हर क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिससे आप क्या है बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। बाकी अभी तक आपने मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया तो जाकर सभी सब्जेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं बनना है तो इसी वीडियो के मैं पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देखकर आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी सब्जेक्ट का पूरा फुल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, तो जाकर जरूर देखिएगा ओके चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे सही विकल्प। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहां मिले हैं? कालीबंगन में। कालीबंगन में क्या है, हमें साक्ष्य मिले हैं एक साथ दो फसलें उगाने के। आगे नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर के महावीर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन है। अब सही कथन बताना है, इसमें मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए तो 3 तो गलत होंगे, एक आपका सही होगा। तो इस साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सुलभ वंश ने की थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हरिहर बुक्का ने की थी, क्योंकि सुलभ वंश के नहीं थे। कृष्णदेव राय के पश्चात सम्राट शक्तिशाली हो गए, ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका असत्य। फिर नेक्स्ट है तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून संबंधित है, तो ये हमारी इस्तेमारी बंदोबस्त से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका। निम्नलिखित में से किस की सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ के लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया? ओके, तो किसी सलाह पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा गांधी जी से कि अगर देश की अगर आप सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहले देश को जाने। ओके, पूरे देश को घूमे। तो महात्मा गांधी ने क्या पूरे 1 साल का भ्रमण किया था पूरे देश का। ओके, भारत का संविधान अस्तित्व में आया तो 26 जनवरी 1950, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार से क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो वही आंसर आपके रहने वाले हैं। फिर किसान की पूर्ति देख लेते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया पूरा स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? हड़प्पा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डेडरेस वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो कुषाण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है डेडरेस में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना डेडरेस ने की थी, तो मतलब किसने की थी? आईने अकबरी की रचना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अबुल फजल। अबुल फजल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अवध के डेडरेस नवाब डेडरेस को कलकत्ता से क्या है निर्वासित कर दिया था या निष्कासित कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजिद अली साहब। राइट आंसर हो जाएगा आपका उसमें बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह थे, अंग्रेजों ने एक नई तरीका अपनाया था, और किसी भी राजा को अगर हटाना है तो उसमें क्या आरोप लगा देते? कुशासन का आरोप लगा देते कि क्या सही से शासन नहीं चला पा रहे राजा, इसलिए उसको हटाकर अंग्रेजों का शासन लागू कर दिया जाता था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में डेडरेस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो 1916 में हुए थे, इसका राइट आंसर बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे सत्य। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी में भी है, हिंदी में भी आपका अतीत के दबे पाव वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट है गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या बहिर्विवाह कहा जाता था, बिल्कुल सत्य है। गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह, गोत्र के अंदर विवाह करना, गोत्र में विवाह करना अंतर विवाह। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? जो थेरी गाथा है वो शुद्ध पिटक का भाग है, यहाँ विनय पिटक लिखा है इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नाना साहेब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि लखनऊ का नेतृत्व क्या है बेगम हजरत महल ने किया था, यहाँ नाना साहिब लिखा इसलिए असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1930 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था, इसलिए आपका यह सत्य हो जाएगा।
जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब ये क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जा रहा है, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। आई आप समझ गए होंगे कि लाइन में आपको शॉर्ट में समझाते भी जा रहा हूं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। सही जोड़ी देख लेते हैं। खेतड़ी है हमारा, तो खेतड़ी हमारा इसका क्या हो जाएगा? तो खेतड़ी हो जाएगा दोस्तों हमारा राजस्थान। इसके बाद है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन एक शख्स आ सकता है, तो शक यहाँ हो जाएगा दूसरा। ओके, नेक्स्ट है आपका तक्षक, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा एलोरा। तक्षक हो जाएगा एलोरा। फिर अलवार, अलवार कौन होते थे? वैष्णव होते थे। ओके, तो ये किए जाते विष्णु की पूजा करते थे जो अलवार होते थे, तो वैष्णव हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों आपका खिदमत, तो खिदमत मतलब होता है सेवा करना, तो सेवा के अर्थ में आएगा आपका खिदमत। फिर नेक्स्ट है आपका सिद्धू, तो ये आपका संथाल था। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 5वें का छठवां। इसका 7वां है सायमल, तो सायमल हो जाएगा बड़ौत। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका 7वां। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है मेसोपोटामिया में लेख में मेलुआ क्या था? चलिए इसे समझ लेते हैं। अब इसका थोड़ा आपको क्या है, 1-2 लाइन में थोड़ा बताना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो आंसर इसका थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए मैंने आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ 2-2, 3-3 लाइन में लिखा है। क्या है? मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुआ का मतलब था सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के जो लेख मिले उसमें एक मेहुआ शब्द मिलता है, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? अपनी भाषा में वो मेहुआ कहते थे। अब जो उनकी जो भाषा है वो क्या? सुमेरियन भाषा का एक शब्द है मेहुआ। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने दारासिको के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था? तो इधर फ्रांसो बर्नियर। फ्रांसो बर्नियर कौन था? एक चिकित्सक था। ओके, फ्रांस का एक चिकित्सक था, तो फ्रांसो बर्नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि ईश्वर के रूप, आकार और गुणों में विश्वास करके उनका बखान करने वाली भक्ति को हम क्या कहते हैं? सगुण भक्ति कहते हैं। सिंपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर नगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल है, किसने की थी? हरिहर बुक्का नामक जो दो भाइयों थे उन्होंने क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी ये भी याद रखना है, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों लागू किया? इस्तेमारी बंदोबस्त का है, स्थायी बंदोबस्त कहा जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इसका मेन जो आंसर है कि कंपनी की आय को सुनिश्चित करना है। इसमें क्या किया है? कंपनी की जो आय है उसको फिक्स हो जाए, इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या है? इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया। साथ ही कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब लाया? तो दिसंबर 1829 में लाया था। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ? मतलब क्यों इसका कुछ मतलब नहीं निकला? तो इसका मेन आंसर क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश के जो प्रमुख नेताओं ने उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जब देश के प्रमुख नेता हिस्सा नहीं लेंगे तो उसका कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि देश के प्रमुख जो नेता है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या है? निरर्थक साबित हुआ। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्रमांक 6 में से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रश्न 6वां है, मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई थी? तो देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? उज्जैन था, तक्षशिला था। ओके, ये सब थे आपके। अब लेकिन इस क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की गई तो क्यों की गई थी? चलिए देख लेते हैं। तो आंसर इसका किस बार से रहने वाला, पूरा हमने आपको सॉल्यूशन शीट तैयार किया है। ओके, टाइप करके, जिससे आपको क्या है समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना है और विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? शासन को प्रभावी बनाना था। बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है आपका। मेन उद्देश्य क्या था कि शासन को मजबूत बनाना, दूसरा विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? शासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए क्या विभिन्न प्रकार के राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसकी हमारा 8वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धम्म महामत की नियुक्ति के पीछे मौर्य सम्राट अशोक के क्या उद्देश्य था? तो धम्म महामत का क्या काम था? क्या धर्म का प्रचार करना। तो सिंपल है कि धर्म के प्रचार के लिए क्या है अशोक ने क्या है धर्म महामत की नियुक्ति की थी। तो वही बताया जा रहा है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने क्या धर्म के प्रचार द्वारा किया, धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में, इस संसार में और इस संसार के बाद भी में अच्छा रहेगा, संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मतलब धर्म, मैंने इसका आंसर है कि धर्म के प्रचार के लिए क्या है अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा 7वां है, अल-बिरूनी की यात्राओं में उसके भाषा ज्ञान ने क्या सहयोग दिया? 8वां क्वेश्चन है, इब्न तूता यात्राओं को क्यों महत्व देता था? चलिए इसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो अल-बिरूनी यात्राओं में उसके भाषा ज्ञान का क्या सहयोग रहता? तो उसका मेन आंसर ये है
कि भाषाओं के ज्ञान होने के कारण क्या अल्बुनी को विभिन्न देशों की यात्रा करने में क्या आसानी हो जाती थी। जैसे आप भी क्या कई सारी अगर भाषाएं जानते हैं, तो जिस देश से अगर मान लीजिए आप चाइनीज जानते हैं तो चीन में जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से घूम सकते हो, किसी से बात कर सकते हैं सेम इसी पार्ट से। ओके, तो अल्बुनी की यात्राओं में उसकी भाषाओं के ज्ञान का कई तरह से मदद की। जैसे पहले उसने क्या किया, भारतीय समाज का जो अध्ययन करने के लिए संस्कृत सीखी थी। कई संस्कृत कृतियों को उसने क्या अरबी में अनुवाद किया, जैसे कि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ को किया। तो भाषाओं के ज्ञान होने के कारण अल्बुनी को क्या विभिन्न देशों की यात्रा करने में क्या आसानी होती थी। अथवा में क्वेश्चन है कि इब्न बतूता है वो यात्राओं को क्यों महत्व देता था। तो मैंने इसका आंसर आपका क्या रहना चाहिए कि इब्न बतूता यात्राओं को इसलिए महत्व देता था क्योंकि वह उसका मानना था कि हम अगर किसी भी चीजों को जानना है, वास्तविकता में जानना चाहते हैं, तो मैं क्या यात्राओं से जब उस एरिया की यात्रा करेंगे तो हमें वहां के ज्ञान हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कि वे उससे जुड़ी कई चीजों के बारे में जानना चाहता था वह। ओके, साथ ही वह यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक समृद्धि, नगरों की घनी आबादी और यहाँ के हर तरह की सुविधाओं का जिक्र किया करता था। इसी बात से आपको बताया जाए, 2 लाइन में आपको मैंने इस प्रकार से आंसर बता देना है। आगे नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि तेवर्नियर ने भारत के व्यापार का क्या वर्णन किया है। अथवा में क्वेश्चन है फ्रांसवा वर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिव नगर क्यों कहा है। देख लेते हैं तेवर्नियर ने भारत के व्यापार के बारे में क्या कहा है। तो तेवर्नियर था वो खुद एक बहुत ज्यादा फ्रांसीसी यात्री था और एक रत्न व्यापारी था। ओके, वो तुरंत देखकर किसी भी रत्न को बता देता कि ये किस क्वालिटी का है। तो फ्रांसीसी यात्री और रत्न व्यापारी आपका तेवर्नियर ने भारत के बारे में कई बातें लिखी कि जैसे तेवर्नियर ने भारत में क्या है हीरा खनन स्थलों की पहचान की। उन्होंने क्या है भारत में स्थानीय व्यापारियों और शासकों की से बातचीत की। तेवर्नियर ने भारत में व्यापार के अग्रदूत के रूप में काम किया। और मैंने इसका आंसर रहने वाला कि उसने भारत की तुलना क्या है ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। भारत के व्यापार को देखकर उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। ये आपका रहने वाला है भारत के बारे में क्या क्या उसने व्यापार के बारे में बताया। आगे नेक्स्ट है कि फ्रांसवा वर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिव नगर क्यों कहा है। तो आंसर क्या रहेगा कि वर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिव नगर कहा है क्योंकि ये शाही संरक्षण पर निर्भर होते थे। जितने भी जो नगर होते थे शिव नगर, उनमें क्या है वो शाही संरक्षण पर निर्भर रहते थे। मतलब राजा अगर पैसा भेजेंगे तो वो नगर में व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो अगर राजाओं का साम्राज्य खत्म तो वो क्या नगर भी खत्म, सेम इसी पार से। तो वर्नियर के मुताबिक जब शाही दरबार इन शहरों से चला जाता था तब इनका पतन हो जाता था, मतलब ये नगर भी अब क्या है नष्ट हो जाते थे। इसका मतलब था कि इसमें व्यवहार, सामाजिक और आर्थिक नींव का अभाव था। ओके, मतलब ये जब तब तक चलते थे जब तक इन्हें क्या राजा जो शासक पर शासक संरक्षण प्राप्त होता था। अगर वो नहीं रहते थे, शासन नहीं रहता था, तो वो क्या है ये समाप्त हो जाते थे, कंप्लीट हो जाता है। आगे प्रश्न क्रमांक हमारा 9वां है अंडाल कौन थी। अथवा में हमारा क्वेश्चन है लिंगायत कौन थे। तो अंडाल कौन है। अंडाल दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध कवि और संत थी। वे 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी। अंडाल का कोथाई नचियार और गोदा देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्हें क्या है दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अंडाल को क्या है दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट लिंगायत कौन थे। तो लिंगायत भगवान शिव के उपासक थे और इन्हें क्या है वीर शैव भी कहा जाता था। लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बासबन्ना ने की थी। लिंगायत समुदाय के लोग शैव संप्रदाय को मानते हैं और हिंदू वैदिक धर्म का क्या पालन नहीं करते हैं। कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप जो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं, इससे पहले हिंदी का भी मैंने आपको बता दिया है, हिंदी या इतिहास का ओके आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप क्या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ की फीस आपकी क्या है 29 रुपए रहने वाली है। तो देख लेते हैं पीडीएफ का टाइप का जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ, देखना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप क्या है व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण थी। अथवा क्वेश्चन है विजयनगर में महानवी डिंबा क्यों महत्वपूर्ण थी। देख लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण थे विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक, देखिए आप अगर चैप्टर पढ़ा होगा इसके पूरे क्या नोट्स अगर अच्छे से आपने पढ़े होंगे ओके, अगर कोर्स में ज्वाइन किया तो पूरा आपको नोट्स दिया गया है। तो अगर आप पूरा क्या है चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन आंसर भी अपने आप आपसे बनने लगेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं ओके। 12th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाइएगा 2025 की प्लेलिस्ट में, तो वहां से चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी काफी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी ओके। 10वें चैप्टर तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, टोटल आपके 12 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर और जाते हैं उन्हें भी जल्दी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये क्या सैन्य कमांड थे और इनके पास क्या प्रशासनिक और सैन्य कौशल था। अमर नायक विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय सरदार या राज्यपाल थे। उन्हें राजा या राय हो जाएगा ओके, राजा या राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे।
वे क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से क्या कर और बकाया वसूल करते थे। राजस्व का एक हिस्सा वे अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखते थे। वे राजस्व का हिस्सा मंदिरों में रखरखाव और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वे राजा का उपहार और कीमती श्रद्धांजलि भी देते थे। सिंपल इस पर से सॉल्यूशन दिया हुआ है। कौन थे विजय अमर नायक? अमर नायक कौन थे कि सेना की टुकड़ी होती थी, ओके, जिसमें क्या होता था, जो राजा है एक क्षेत्र दे दिया जाता था, उस क्षेत्र को ये संभाला करते थे, उस क्षेत्र के ओके। और पैसा कहाँ से मिलता था इन्हें? यहाँ के वहाँ के जो किसान थे, व्यापारी थे, उनसे पैसा लिया करते थे और उससे क्या अपना खुद करते थे। राजा को भी कुछ पैसा दे दिया जाता था, साथ ही वहाँ की व्यवस्था बनाए रखते थे, मंदिरों का भी रखरखाव करते थे। ये सब है, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा विजयनगर में महानदी जो डिंबा है वो भी क्यों महत्वपूर्ण था, इसे भी देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में महानदी डिंबा का महत्व इस वजह से था कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। इसे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर बना हुआ था। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल है। मेन महत्वपूर्ण क्यों है महानदी डिंबा? क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां है, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ आपका लॉन्ग दे दिया तो यहाँ से कुछ अब लाइनें स्किप कर सकते हैं, समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये थोड़ा लिया हुआ है। ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ से 1-2 लाइन आप गायब कर सकते हो, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी 2-2, 3-3 लाइन में पर्याप्त है इसमें। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 11वां, मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमि थी? 8वां क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण लिखिए। तो पोलज भूमि क्या है? तो मुगल काल में कई प्रकार की भूमियों को टाइप में बांटा गया था, जैसे पोलज भूमि क्या थी? एक सबसे अच्छी भूमि मानी जाती थी। तो मुगल काल में पोलज वार्षिक खेती की जाने वाली भूमि थी, मतलब क्या है, जिसमें क्या है, साल भर क्या है खेती होती थी, ऐसी भूमि थी। इस पर क्या इस पर हर साल हर फसल के लिए क्या खेती की जाती थी और इसे कभी भी खाली नहीं रहने दिया जाता था। मतलब इतनी अच्छी भूमि होती थी, इतनी उपजाऊ होती थी कि इसे हर साल क्या बोया जाता था, ओके, खाली कभी भी छोड़ा नहीं जाता था। पोलज को साम्राज्य की सबसे अच्छी क्या है जमीन माना जाता था। अथवा हमारा क्वेश्चन है कि मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण लिखिए। तो ऊंची हैसियत के क्या कारण थे? तो पहला तो उनकी जाति थी, ओके। जमींदार अपनी बढ़ती हुई हैसियत के पीछे एक कारण था उनकी जाति, ओके। ये जमींदार जब नाम ही अपना सुनते थे तो उन्हीं में उनकी हैसियत बढ़ जाती थी। दूसरा क्या है? दूसरा कारण था कि वे लोग राज्य को क्या है कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी खिदमत, अभी हमने जोड़ी में भी देखा था कि खिदमत यानी सेवाएं होता, ओके, तो देते थे। ये इसलिए होता क्योंकि इनका जो संपर्क जमींदारों का संपर्क डायरेक्ट क्या है कनेक्ट किससे होता था? राजा से संपर्क रहता था, इसलिए भी लोग इनसे क्या है डरा करते थे। उनकी हैसियत ऊंची रहा करती थी क्योंकि राजाओं से संपर्क रहता है सीधा, ओके, और राजाओं को क्या कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी दिया करते थे। तो ये उनका कारण है जिससे क्या है जमींदारों की हैसियत बढ़ी रहती थी। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12वां है कि 1875 ईस्वी में सूपा मंडी में हुए विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहा है, राजमहल के पहाड़िया लोग जीवन यापन कैसे करते थे? तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं सूपा मंडी का जो विद्रोह हुआ तो उसके कारण क्या थे। सिंपल है, इसके 2 कारण थे। पहला कि जो 1875 में दक्कन में हुआ सूपा विद्रोह के 2 कारण हैं। पहला है अकाल की आशंका। दूसरा ये मेन है, ये आपका मेन पॉइंट है कि महाजनों द्वारा उच्च ब्याज पर दर, ओके, उच्च ब्याज लिया जाता था, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा क्या ब्याज लिया जाता था महाजनों द्वारा, इसलिए ये विद्रोह बहुत ज्यादा तेज हुआ। विद्रोह में क्या किया लोगों ने? क्या किया, जो बड़े बड़े महाजन थे, ओके, उनकी जो ब्याज की जो पुस्तकें वगैरह थी उसको सब जला दिया था, ओके, और साथ ही अकाल की आशंका के कारण भी ये विद्रोह हुआ। तो ये मेन 2 पॉइंट थे जिनसे क्या है ये विद्रोह का मेन कारण है। अथवा हमारा क्वेश्चन है कि राजमहल के जो पहाड़िया लोग हैं उनको जीवन यापन कैसे करते थे? बिल्कुल सिंपल है कि राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाले पहाड़िया लोग जंगल के उत्पादों पर क्या निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। मेन आंसर आपका यही रहने वाला है, ओके। वे जंगल के किसी छोटे हिस्से पर क्या कब्जा करके वहां की झाड़ झाड़ियों को साफ करके उस जमीन को क्या उपजाऊ बनाते थे। वे इन जमीन पर क्या दालें, ज्वार और बाजरा जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। वे अपनी खेती कुदाल से करते थे। ये अगर एक लाइन में से आंसर बताना तो मेन आंसर क्या है कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे? जंगल के जो उत्पाद होते हैं, जंगलों से मिलने वाली जो चीजें उन्हीं पर अपना क्या जीवन यापन करते थे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 13वां है, 1856 में अंग्रेजों ने एक मुफ्त भू राजस्व व्यवस्था क्यों लागू की थी? अथवा हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? तो इसे देख लेते हैं। तो 1856 में क्या अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था को बदलकर एक मुफ्त व्यवस्था लागू किया। इससे क्या कारण थे? पहला है कि अंग्रेजों का मकसद था कि वे ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूल करें, यानी ज्यादा टैक्स लें, लोगों से ज्यादा टैक्स ले। इस उद्देश्य ने क्या है एक मुफ्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की। दूसरा है
पॉइंट है कि वे बिचौलियों यानी जमींदारों को खत्म करना चाहते थे। बीच में क्या है, जो जमींदार होते थे, जमींदार क्या करते थे, जमींदार क्या लोगों से टैक्स लेते थे। तो मान लीजिए उन्होंने टैक्स लिए 10 रुपए, लेकिन राजा को कितने भेजे, मतलब अंग्रेजों को वहां कितने भेजे, 5 रुपए। तो बीच में क्या है, 5 रुपए गायब कर दिए इस प्रकार से। ओके, तो इसलिए बिचौलिए का काम भी करते थे। तो अंग्रेज जानते ही, अंग्रेज तो ये बात जानते थे कि ये भी क्या है, बीच का कुछ पैसा तो यही खा जाते जमींदार। ओके, इसलिए क्या है, जमींदारों को भी क्या है खत्म करना चाहते थे, डायरेक्ट क्या है पैसा लेना चाहते थे। साथ ही इनका मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाए। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि अवध को क्या बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है। तो बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध प्रांत के गांव से भर्ती होकर आए थे। अब जो बंगाल आर्मी के जो सिपाही थे उसमें अधिकांश जो अवध प्रांत है के गांव है वहां से भर्ती होकर आए थे, इसलिए अवध को क्या बंगाल आर्मी की क्या पौधशाला कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन बता गया और ये आपका क्या बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 14वां है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, ये पूछा जा रहा है। अथवा क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देख लेते कि ये तो सिंपल है आपका कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका क्या थी, उन्होंने क्या क्या यहाँ रोल निभाया संविधान सभा में। तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। आपने देखो जितने भी आपको सॉल्यूशन दूंगा अक्सर क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको मिलने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या है पॉइंट में दे सकते हैं तो पॉइंट बनाकर लिखिएगा, तुरंत आपको नंबर मिलेंगे। परफेक्ट अगर आपको चीज पता है तो पॉइंट में आपको उस चीज को क्या है अच्छे से लिखना है। तो देखिए सीधे पहले लिखा गया है कि भारत के संविधान को बनाने में वाली संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका इस प्रकार से। पहला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सबसे बड़ी भूमिका यही है। फिर उसके बाद उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, धैर्य और बुद्धिमत्ता के गुणों के लिए अपनी पहचान बनाई। उन्होंने संविधान सभा में 4 समितियों के अध्यक्ष के तौर पर भी क्या काम किया था। उन्होंने भारत के संवैधानिक परंपराओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो ये सब उनकी क्या भूमिका है। ओके, 2 नंबर के लिए 2 से 3 पॉइंट भी लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा। अथवा में है कि सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका की मांग की क्या प्रतिक्रिया दी। मतलब उनके पृथक निर्वाचित का वाली जो ये सिस्टम था उससे उनके क्या उनको विचार थे। तो ये देख लेते हैं कि पृथक निर्वाचिता की मांग में उनके क्या क्या विचार थे। तो सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचन का एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में क्या समा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचित मांग के इस प्रकार से प्रतिक्रिया दी। 2 पॉइंटों में समझाया जा रहा है। पहला कि 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में हरिजनों को यह संदेश दिया कि क्या वे हिंदू नहीं है, वे हिंदुओं के अलग एक उपनिवेश चाहते हैं, वे हिंदू के दायरे में नहीं है और इसी वजह से क्या पृथक निर्वाचन चाहते हैं। उन्होंने कहा जो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर आप हिंदू नहीं होंगे, आप बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप क्या अलग एक प्रकार से मांग कर रहे हैं। ओके, मतलब आप लोगों से हटके हैं, अपने आप को अलग से सिद्ध कर रहे हैं। ओके, तो अलग सिद्ध करेंगे तभी तो आप क्या है पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। 26 मई 1949 को अल्पसंख्यक समिति की आखिरी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचित मंडल के परित्याग कर दिया है। तो जितने भी उनके जो लीडर थे, समुदाय थे, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि, उन्होंने क्या किया पृथक निर्वाचिका मंडल का क्या है परित्याग कर दिया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में क्या विचार रखे। अथवा क्वेश्चन है श्रीमती दुर्गा बाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की गई थी। समझ लेते हैं। जयपाल सिंह है, उन्होंने संविधान में क्या किस टॉपिक पर मेन बात की। तो उन्होंने मेन बात की थी आदिवासियों के हितों की। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इतना बस याद होता है आपका काम हो जाएगा। तो जयपाल सिंह ने क्या है आदिवासियों के हितों की बात की थी। तो वही कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में देश के आदिवासियों के हितों की बात की थी। जयपाल ने आदिवासी, अब अगर आप इतना भी लिख दे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मैंने 2 लाइन आपको प्रॉपर रूप से उस चीज को समझ में आ जाए इसलिए मैंने क्या है थोड़ा सा लॉन्ग भी लिखा हुआ। ओके, हर चीजों को। तो जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूदा भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि हमारे साथ घुल मिलना चाहिए, हम आपके साथ मिलजुल चाहते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया कि जो आदिवासियों को समुदाय को नॉर्मल लोगों की तुलना में क्या अलग हटके रखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या आपस में घुलना मिलकर रहना चाहते हैं, जिस पर नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं उसी बार से क्या आदिवासी भी साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि श्रीमती दुर्गा बाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की गई। तो श्रीमती यहाँ आपको संविधान सभा में दुर्गा बाई देशमुख ने राष्ट्रीय भाषा के संबंध में दक्षिण भारत की हिंदी के लिए जबरदस्त अभियान के बारे में चिंता व्यक्त की थी। दुर्गाबाई देशमुख ने हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। तो मैंने इसमें किस चर्चा की सबसे ज्यादा श्रीमती दुर्गाबाई ने कि हिंदुस्तानी को क्या है भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। जो हिंदी और उर्दू से मिलकर जो हिंदुस्तानी भाषा बनी है उसको क्या है भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, इस पर उन्होंने प्रस्ताव रखा था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे लॉन्ग वाले आ जाते हैं, मतलब 3 नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं
कि मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार का वर्णन करते हुए उसका प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। मतलब जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है उनके बारे में बताइए, और प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, उनका क्यों बनाया गया था, उससे क्या उद्देश्य था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे, सीढ़ियां जलाशयों के नीचे सतह तक बनी हुई थी, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था, पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया जाता था। सिंपल है। इस उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था, उसका उद्देश्य था कि विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया जाता था। बिल्कुल सिंपल आपका आंसर दिया हुआ है, परफेक्ट है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गृह स्थापत्य यानी जो घर बने हुए थे, मोहनजोदड़ो में घर बने हुए थे, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्वालिटी थी घरों की। तो इस प्रकार से आपका दिया सिंपल लैंग्वेज में है कि क्या क्या विशेषताएं थी कि मोहनजोदड़ो के जो घरों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या उन्हें ऊंचे चबूतरे बना गया। ओके, घरों की बनावट में क्या है, लगभग समान थे, जितने भी वहां घर मिले लगभग समान थे। ओके, फिर ज्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ क्या मकान बने होते थे। हर घर का ईंटों से बना अपना एक स्नानागार भी होता, तो हर घर में क्या स्नानागार भी होता था। साथ ही स्नान घर की नालियां दीवार के जरिए सड़क की नालियों से क्या जुड़ी होती थी। तो ये दिया हुआ है आपका मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की विशेषताएं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपको क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है एमपी बोर्ड एग्जाम 25 की, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट चाहते हैं, अगर प्रॉपर दूसरे आपको तैयारी करना है, अब यह मॉडल पेपर का भी हमने देखा होगा, जो क्वेश्चन है आपको बहुत गाइडों में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ओके, एक ही दो मुश्किल से मिल जाए, बाकी सब आपके क्या बनकर आए हैं। अगर हमने जैसे मैं आपको इतनी आसानी से बता पा रहा हूँ, रीजन है कि नोट्स पूरे प्रॉपर मेरे तैयार है, इस कारण मैं आपको इतने से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और उनके आंसर आपको बता पा रहा हूँ। तो अगर आप क्या है प्रॉपर नोट चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, मॉडल पेपर ये मॉडल पेपर नहीं, मैंने भी क्या है कई प्रकार के मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिनको अगर पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और इजी लैंग्वेज में दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन प्रश्नांक 17। तो क्या प्राचीन काल में केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि देखिए हम पढ़ते हैं कि जो राजा होंगे वो कौन होंगे, क्षत्रिय होंगे, तो क्या ऐसा होता था प्राचीन काल में, इसकी आप क्या स्पष्ट करना, इसके बारे में आपको बताना है। देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन इसका रहने वाला है, इसको समझती है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा या शासक हो सकते थे। ये तो हमने देखा कि जो वेद ग्रंथ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय हैं केवल वही क्या है शासक या राजा हो सकते थे। परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस परंपरा को नहीं माना गया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां क्या है और भी लोग क्या है, जैसे ब्राह्मण भी क्या है राजा बने हैं। जैसे राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। मौर्य शासक संभवतः क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार निम्न कुल के से आते थे। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्या है, जो आपके मौर्य शासक थे वो भी क्या थे, निम्न कुल के थे, लेकिन उन्होंने क्या है इसलिए तब भी वो राजा थे, ये बताया जा रहा है। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों ने उन्हें क्या क्षत्रिय ही कहा है। इसी प्रकार शुंग और कर्ण शासक भी क्या ब्राह्मण थे। शक शासकों को मलेच्छ माना जाता था। सात वाहन कुल के सबसे शक्ति शासक गौतमीपुत्र सिद्धकर्णी, यह सतकर्णी आपको करने लगे ने स्वयं को क्या ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। मतलब जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उसने अपने आप को खुद क्या ब्राह्मण बताया। ओके, उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शासक केवल क्या क्षत्रिय वर्ण के ही नहीं बल्कि क्या अन्य वर्णों से भी आते थे। तो ये एग्जाम्पल आपके यहाँ बताया जा रहा है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी था, वो क्या ब्राह्मण था, फिर भी क्या है महान राजा बना। इसी प्रकार से क्या है जो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया जाता है कि जो आपके मौर्य शासक थे वो भी क्या क्षत्रिय नहीं थे, वो निम्न कुल के आते थे, फिर भी वो क्या है एक राजा बने। शक शासक मलेच्छ माने जाते हैं। इस बार शुंग और कर्ण वंश भी क्या है कि जो शासक थे वो भी क्या ब्राह्मण थे। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या है जो और क्षत्रिय राजा नहीं होते थे और भी वर्ण के होते थे। नेक्स्ट है कि महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, क्यों। तो सॉल्यूशन आपके इस प्रकार से रहने वाला है। ये चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने बताए थे तो उसमें मैं आपको कवर करा चुका हूं। तो 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर क्या है पूरे चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा वहां से। ओके, तो देख सकते हैं ये आपका सिंपल बताया जा रहा है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें लगातार इसमें अपडेटर होता रह गया। ओके, हर साल इसमें क्या है थोड़ा बदलाव होता गया है। इसका अभी भी इसकी रचनाएं लगभग चलती जाती हैं। इस कारण क्या है इसे गतिशील ग्रंथ कहा गया। ओके, और जो लेखन होते हैं और लेख होते हैं और भी ग्रंथ बनते हैं
उनको एक समय एक निश्चित समय तक लिखा जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। ओके, उसका फिर और विस्तार नहीं किया जाता। लेकिन महाभारत जो ग्रंथ है इसमें लगातार क्या अपडेशन होता गया। ओके, लगातार इसके वर्जन समझ आते गए, उसको बढ़ाता गया, इसलिए क्या है इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। बाकी इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है। आगे नेक्स्ट हमारा देख लेते क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है, नीतिवादी और भौतिकतावादी परंपराओं में अंतर लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप के नष्ट होने के कारण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अभी चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया था, आप हाफ ईयरली प्रैक्टिस कराई, मैं कई बार क्वेश्चन आपको बता ही चुका होगे। तो आप क्या लगातार इंपॉर्टेंट जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बताते रहता हूँ उनको आपको अच्छे से देखते समझते जाना। चलिए इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो आपका पूछा जा रहा है नीतिवादी और भौतिकतावादी परंपराओं में अंतर। 3 आपका अंतर यहाँ दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नीतिवादी का मानना है कि मनुष्य के जीवन को उसके पूर्व कर्मों से निर्धारित किया जाता है। जो मनुष्य का जीवन है उसने जैसे पहले कर्म किए होंगे उसी का उसका परिणाम मिलने वाला है। वहीं भौतिकतावादी लोग क्या जीवन की भौतिक स्वरूप पर विश्वास रखते हैं। बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी वातावरण भौतिकवाद होता है, उसी पर विश्वास करते हैं भौतिकतावादी। नाम में पूरा राज छुपा हुआ है इसके। फिर नीतिवादियों का मानना है कि वे सभी कार्यों को एक उच्च शक्ति तय करती है, जबकि भौतिकतावादी का दावा है कि सारा अस्तित्व का पदार्थ से उत्पन्न होता है। नीतिवादियों का मानना है कि जीवन भर की घटनाओं का केवल एक ही मार्ग होता है। वही भौतिकतावादी दृष्टिकोण के मुताबिक सभी तथ्य कारणात्मक रूप से भौतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। मतलब जो भी आपको हो रहा है वो क्या है भौतिक प्रक्रिया पर निर्भर कर रहा है। जबकि जो नीतिवादी थे उनका मेन इसमें मानते थे, विश्वास करते थे कि जो आपने पहले कर्म किए हैं उसी का आपको क्या परिणाम मिल रहा है आपके जीवन में। इस टाइप से नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अमरावती का स्तूप नष्ट हो जाने के कारण। अभी हम देखते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा कर आ सकता है कि सांची का स्तूप अभी है लेकिन क्या अमरावती का स्तूप हमें अभी नहीं देखने को मिलता है, इसका क्या रीजन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अमरावती के स्तूप पूरे देश नष्ट हो गया, क्या है। तो ये पूरी मैंने कहानी के रूप में यहाँ दिया हुआ है। ओके, जैसे आप थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, पढ़ेंगे पहले तो माइंड में आपको क्या कहानी के रूप में लिखना है, क्योंकि एक एक लाइन तो आपको पढ़ना ही पड़ता है कि इंग्लिश तो है नहीं कि आपसे लिखते नहीं बनता है, ट्रांसलेट करते नहीं बन रहा है, तो आप क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं। ओके, इसमें तो आपको क्या इतिहास में पूरा कहानी के रूप में आपको माइंड में रखना है कि कैसा कैसा क्या हुआ, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। थोड़ा मैन याद रखना पड़ता है, डेट वगैरह या उस अंग्रेजी का अगर कोई नाम आता है तो नाम वगैरह थोड़ा बहुत याद रखना है, बाकी कहानी के रूप में याद रखिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आप उसे बता सकते हैं। इसलिए मैं क्या पूरा जो आंसर दिया कहानी के रूप में दिया हुआ है। तो यही बताया जा रहा कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, कि अमरावती का स्तूप इसलिए नष्ट हो जाता है। मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूं, बाकी आप क्या है पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट में मैं आपको बता ही चुका हूं, तो एक बार जरूर जाके क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिएगा, काफी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जो अमरावती का स्तूप था तो वहाँ के जो वहाँ स्थानीय राजा थे उन्होंने देखा कि जब वो उनके मंदिर बनवा रहे थे, तो मंदिर बनवा रहे थे, तो अमरावती के जब स्तूप पे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो अच्छे पत्थर है, इसमें जो पत्थर है डिजाइनिंग दार पत्थर है, जो पत्थरों में ऑलरेडी डिजाइनिंग बनी हुई है। तो उन्होंने उन पत्थरों को अमरावती के स्तूप से निकाला और जो अपने अलग से मंदिर बनवा रहे थे उस मंदिर में फिट कर दिया। ओके, इस प्रकार से जो राजा थे वो क्या वहाँ के अमरावती के स्तूप के जो पत्थर थे ओके वो सब क्या ले गए। इसी प्रकार से कुछ और पत्थर बचे भी रहे। तो अब बार बार क्या अंग्रेज अधिकारी आते, जैसे कॉल मैगजी आया वहां से गुजरा, तो उसने लगा कि ये थोड़ा अच्छे पत्थर है, तो वो अपने साथ और कहीं ले गया। इसी बार और भी धीरे धीरे और भी यात्री आए और इस बार से लेते गए। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कौन कौन कब आया, कौन यहाँ से पत्थर लेते जाए। जब वहां से कोई भी अब सामान वहाँ के अमरावती के स्तूप में क्या है बहुत सारे पत्थर थे डिजाइनिंग दार, धीरे धीरे क्या सब कोई लेता गया, इसलिए क्या अब कुछ नहीं बचा। तो यही रीजन है कि अमरावती के स्तूप इस बार से नष्ट हो गया। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है। क्योंकि सांची का स्तूप क्यों बच गया, कि सांची के स्तूप में क्या है भोपाल की बेगमों थी, उन्होंने संरक्षण किया है। ओके, अंग्रेजों ने ले जाना चाहते थे, कुछ फ्रांसीसियों ने ले जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जो भोपाल की बेगम उन्होंने क्या बुद्धि अपनी दिखाई और क्या किया उसका डुप्लीकेट बना दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डुप्लीकेट बना दिया और क्या डुप्लीकेट वाला ले जाओ, असली वाला क्या यही छोड़ दो। इसलिए अभी भी सांची का स्तूप बचा हुआ है, जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। तो आपका बाकी आंसर इस से रहने वाला है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, इसके आगे 2 लाइन का और आंसर आपका ये है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 19वां है कि विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषता का वर्णन कीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ये भी आपको बताया था, देख लेते हैं। इसके 8वां क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको कहा चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया था, फिर भी आपको आंसर एक बार दिखा देता हूं, तो आप देख लीजिए। आपको पहले विट्ठल मंदिर की विशेषता बतानी, तो क्या क्या विशेषता है कि विट्ठल मंदिर में क्या प्रमुख देवता विट्ठल देव थे। इन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में ही प्रारंभ किया गया था। इससे पता लगता है कि विजयनगर के जो शासक थे वो अलग अलग परंपराओं को क्या आत्मसात करते थे, मतलब अपने में मिलाते थे। ओके, और दूसरे एरिया की जो परंपराएं उन्हें भी अपनाते थे। इस तरह से आपको दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। कृष्णदेव की राय की उपलब्धियां, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णदेव राय एक महान राजा थे, किस प्रकार से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कृष्णदेव राय से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा है तो आपको ये बता देना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ, अच्छे से आपको तैयार करना है। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि इन्हें क्यों एक महान शासक कहा जाता है।
तो इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार कर लेना। रीजन है कि यहाँ उसने अपनी प्रजा के लिए तालाबों अन्य नहरों का निर्माण कराया, केवल सिंचाई सुविधा का ही विस्तार नहीं किया, अब तो उसने क्या बंजर और जंगली भूमि का कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। इस प्रकार न केवल कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया, अपने राज्य के राजस्व में वृद्धि की, उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को भी समाप्त किया। मेन था कि उस समय क्या अगर शादी करते हैं तो शादी करने भी पर ही आपको टैक्स देना पड़ता था। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम था इसको भी क्या है समाप्त कर दिया। ओके, कृष्णदेव राय एक महान लोकोपकारी और धर्म सहिष्णु शासक था। उसने बिना किसी भेदभाव के अनेक मंदिरों का अनुदान प्रदान किया। ओके, मतलब हर प्रकार का जो भी मंदिर मिलता था उसे क्या है वहां दान करता था। उसके कुशल प्रशासक की प्रशंसा बारबोला, पेश और न्यूजेज जैसे विदेशी यात्रियों ने की है। तो इस प्रकार से आपका सिंपल दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20वां देख लेते हैं। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मगध के शासकों की महत्वाकांक्षा मगध के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारक थी। व्याख्या कीजिए, समझ लेते हैं। मतलब अगर मगध क्या है बहुत ज्यादा इतना बड़ा विशाल साम्राज्य बना तो उसका मेन रीजन था कि मगध के जो शासक थे महत्वाकांक्षी थे। तो ये इसकी व्याख्या करनी है तो आपको लिखना है हाँ, मगध के जो शासक थे वो क्या है महत्वाकांक्षा के कारण क्या मगध एक उत्कर्ष एक महत्वपूर्ण उनका कारण था क्योंकि मगध के शासकों ने युद्ध और कूटनीति के जरिए मगध की सीमाओं का विस्तार किया। मगध के शासकों ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में विकसित करने की मदद की। ओके, मगध के शासकों ने मगध को उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। मगध के शासकों ने मगध को एक क्या महान साम्राज्य में बदल दिया। ये सब रीजन है। और इसके अलावा भी एक और रीजन है कि वहाँ की जो मगध की एरिया की जमीन थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण भी क्या है वहाँ का क्या है वहाँ की भरपूर क्या अनाज वगैरह भंडार रहता था, जिससे भी ये भी उनका क्या है उत्कर्ष के कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षणों को लिखिए। अभिलक्षण यानी होती विशेषता। तो मौर्य साम्राज्य की आपको एक प्रकार से विशेषताएं पूछी जा रही है। तो अभिलक्षण यानी विशेषताएं होती है, तो देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको विशेषता दी है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। अब 4 नंबर को 4 पॉइंट भी आप लिख देते हैं, आपका काम हो जाता है। बाकी इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। राजधानी क्या है पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके अलावा क्या है तक्षशिला, उज्जैनिया, तोसली, सुवर्णगिरी को इन सब क्या राजनीतिक केंद्र बनाया था। मौर्य साम्राज्य की सड़कों और संचार को मजबूत बनाया था। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21वां। शासकों ने संतों से संबंध बनाने का प्रयास क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। अथवा मैं कबीर के उपदेशों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शासक थे वो संतों को ज्यादा महत्व देते थे, संतों से संबंध बनाना चाहते थे। तो इसका रीजन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका मेन इसका रीजन है कि लोग जो धर्म पर होते हैं, नॉर्मल अगर किसी से आप बात करेंगे तो आपकी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन धर्म के माध्यम से अगर किसी को बताते हैं तो क्या धर्म पर तुरंत विश्वास कर लेता है। ये बात क्या है राजा जानते थे, इसलिए शासक क्या है संतों को अगर क्या अपने अंडर कर लेते तो संतों के अंडर में कौन थी जनता थी। तो अगर संतों को अपने अधीन करते तो क्या उनकी जो संतों के अधीन जो जनता थी वो भी क्या है राजा के अधीन हो जाती। इस टाइप से है। ओके, मैंने इसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी किस टाइप से आपको लिखना है ये आपका दिया हुआ है। चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया था अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था। तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, आपका क्या है काफी हद तक क्या है हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के भी इस प्रकार से मैंने बताए, हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बताए। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सब चेक करते जाइए, तैयारी करते जाइएगा। ओके, अथवा में क्वेश्चन है कबीर के उपदेशों की विवेचना कीजिए। मतलब कबीर के आपको उपदेश बताने हैं। ओके, तो जैसे ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए कि ईश्वर का निराकार है, उसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यर्थ में पाखंड और आडंबर से बचना चाहिए। ये सब कभी क्या कबीर के उपदेश है। ओके, कबीर के अनुसार गुरु ही क्या सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। चौथा, बड़े बड़े शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता बल्कि जीवन के अनुभव से हमें क्या ज्ञान मिलता है। आप पढ़ते कुछ भी रहे लेकिन वास्तविकता कुछ और ही रहती है, तो आपको वास्तविक जीवन में उतरना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए जीवन रूपी समुद्र में छलांग मारनी पड़ती है। किसी से भी बुरा व्यवहार करने से बात नहीं बढ़ती बल्कि विरोध का मन में भी बदल सकता है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है कबीर के उपदेश। सी है 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22वां है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, स्पष्ट कीजिए। इसे समझ लेते हैं कि नमक कानून हुआ एक स्वतंत्र संग्राम का एक मुद्दा बना। तो उसका रीजन क्या है। तो नमक कानून स्वतंत्र संग्राम का एक अहम मुद्दा बन गया था इसका, क्योंकि इसके कई सारे रीजन थे कि लोग इसे क्या पसंद भी नहीं कर रहे थे। इसलिए फिर ये जब लोग इसे पसंद नहीं करेंगे इसलिए क्या एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष का एक मुद्दा बन गया। रीजन क्या थे कि नमक कानून के तहत सरकार को नमक के निर्माण और बिक्री में एक अधिकार था। मतलब सरकार ही करेगा, कोई नॉर्मल व्यक्ति क्या है नमक नहीं बना सकता है। ओके, उसे नमक अगर केवल से सरकार बना सकती है। इस कानून के चलते लोगों की प्राकृतिक नमक तक पहुंच से क्या वंचित कर दिया गया। नमक कानून के गांव के स्थानीय उद्योगों को हमला किया गया। जो लोग क्या छोटे मोटे धंधे करते थे नमक बनाने का, उनको भी क्या है उनका भी धंधा चौपट हो गया, क्योंकि सब जगह बैन लगा दिया कि वो सरकार बनाएगी नमक कानून के अंतर्गत। ओके, नमक कानून के तहत लोगों के घरेलू इस्तेमाल के लिए नमक बनाने के लिए से भी मना कर दिया। अगर आप थोड़ा बहुत नमक बनाना चाहते हैं अपने घर के उपयोग के लिए तो भी मना है बिल्कुल तरीके से।
नमक कानून के तहत लोगों की दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था, ये सब दिया, तो ये नमक कानून के अंतर्गत था। अब इस कंडीशन के कारण क्या है, लोगों में क्या है, ये पसंद नहीं किया गया, लोगों ने इसका विरोध किया, और इस कारण जब लोग विरोध करेंगे तो इसलिए क्या है, ये स्वतंत्र संघर्ष का क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। बाकी ये क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया। तो बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ 4 नंबर के हिसाब से परफेक्ट है आपका आंसर। ओके, आगे 8वां हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों की तरह दिखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी ने अपने लोग, मैं भी आम आदमी हूँ, महात्मा गांधी किस प्रकार से अपने आप को सिद्ध किया, तो इसका मैन तो आपका उनकी वेशभूषा है, उनके जो कपड़े पहनने का तरीका है, ओके, उनकी जो भाषा है, बोली है, ये उनका और चरखा चलाते थे, तो ये सब उनके रीजन है जिससे उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने अपने आप को क्या है, आम लोगों की तरह दिखाया। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या भारतीय जनता की दशा को सुधारने के लिए एक दशक तक देश के विभिन्न भागों तक भ्रमण किया। ओके, गांधी जी आम लोगों की तरह धोती पहनना प्रारंभ कर दिया। समान जनों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों से झलकती थी, मतलब उनके वस्त्र देखेंगे तो उनको समझ जाएंगे ये कोई नॉर्मल व्यक्ति। ओके, सन 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुड़वा लिया था। वे कुछ समय तक क्या चरखा भी चलाते रहे। जन सम्मान के प्रति गांधी जी की दृष्टिकोण अत्यधिक सहानुभूति था। उनकी सीधी सादी जीवन शैली, हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जन सम्मान के निकट लाया। ओके, ये आपका रहने वाला है। तो इन सब पॉइंटों से आप समझ गए, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया हो कि गांधी जी अपने आप को आम लोग दिखाने के लिए क्या क्या करते थे। ओके, अपने क्या है, कपड़ों को ध्यान दिया उन्होंने, अपने ओके धोती वगैरह पहना करते थे। साथ ही उन्होंने सिर मुड़वाने की बात आ रही, चरखा चलाने की, अपना काम को स्वयं करना है, शादी की पूर्ण जीवन जीना है, मतलब आम लोग जिस प्रकार से रहते सेम उसी प्रकार से रहे। तो ये सब महात्मा गांधी ने काम किया अपने आप को आम दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट और लास्ट सबसे हमारा क्वेश्चन बचता है प्रश्न क्रमांक 23 में। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 23 में आपके इतिहास के पेपर में सबसे लास्ट में क्वेश्चन है, मानचित्र वाला रहता है। तो बस आपको क्या भारत के मानचित्र में दिखाना सारनाथ, पाटलिपुत्र, विजयनगर, सांची, अथवा हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या है, मेरठ, सोपारा, गिरनार और उज्जैन, ये सब आपको दिखाना है। एक और इसमें आपका रहता है प्रश्न क्रमांक 23 में, लेकिन वो किनके लिए रहता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें दिखता नहीं। अब जिन्हें दिखता ही नहीं दृष्टिबाधित स्टूडेंट है, अब वो किस प्रकार से मैपिंग करेंगे, इसलिए उनके लिए क्या है, नॉर्मल तरीके से एक वाक्य टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आपको इग्नोर कर देना है। दृष्टिबाधित के लिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तैयार कर सकते हैं। देखिए मैप किस प्रकार से रहने वाले, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने अभी सॉल्व किया किस प्रकार से आपको बनना है, इस प्रकार से मैपिंग आपका रहता है। तो जैसे सांची है, तो मैं सांची जैसे पता है कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश के आके बीचों बीच आपका रहने वाला है, भोपाल के पास, तो ये सांची बना दिया। पाटलिपुत्र कहाँ रहता है, पटना में, तो पटना में। सारनाथ आपका क्या है, यहाँ बिहार और आपका उत्तर प्रदेश के यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाता है। विजयनगर, अब विजयनगर देखिए एक एरिया तो है नहीं है, विजयनगर और नीचे वाला जितना पूरा आपका है दक्षिण जो भारत है आपका, नीचे वाला सबसे नीचे वाला यहाँ एरिया, ये पूरा विजयनगर वाला था। ओके, तो यहाँ से विजयनगर, तो इस प्रकार से आपको मानचित्र करना पड़ता है। ओके, सिंपल मैंने आपको समझा दिया है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या इसकी भी कर लेना है, तो मैंने इस वाला का बताया, इसका भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या है, पूरा मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है, समझा दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रॉपर तभी तैयारी करना चाहते हैं। ओके, अभी तो आपके मॉडल पेपर सॉल्यूशन से आपका काम नहीं होगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, समय भी आपके पास अभी पर्याप्त है। ओके, तो आप क्या है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, मतलब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की हिस्ट्री सब्जेक्ट की 80 में 80 नंबर लाने की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।